नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से संबंधित कोई ऐसा भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो अब आपकी नजरों से बाहर जाए। आपकी इच्छा हो तो इस सेशन को 22 सेकंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा। यहाँ हम लोग चर्चा एक छोटे से एडवर्टाइज के बारे में करेंगे। है क्या बेटा, द एग्जाम बडी की ओर से 2 बैच लॉन्च किए गए हैं। पहला बैच है बेटा भूमि बैच, जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग अभी फॉर्म भर रहे होंगे। अगर लेखपाल बनना तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। दूसरा बैच जो है वो बेटा है सुरक्षा बैच, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लिए होमगार्ड की तैयारी कराना। और ये सभी के सभी बैचेस चलेंगे आपके एरर सोल्यूशन मेथड पे। एरर सोल्यूशन मेथड जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगर इनसे जुड़ना हो तो एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। वहां पे बेटा आप सर्च कर लीजिएगा बैचेस, दोनों बैचेस मिल जाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से संबंधित कोई सिंगल भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से जरा से भी बाहर जाए। एक सिंगल क्लास और पूरी प्रस्तावना समाप्त, और शाम को इसकी कर लेंगे प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस के बाद तो प्रस्तावना का हो गया द एंड। प्रस्तावना संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं बाहर जाएगा। सबसे पहले आज हम चर्चा किन के बारे में करेंगे उसको देखते हैं। पहले तो पढ़ेंगे प्रस्तावना, हम भारत के लोग, पूरी प्रस्तावना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके मूल तत्वों के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, संविधान की न्यायिक व्याख्याओं के बारे में, फिर लास्ट में इसकी आलोचना के बारे में। इन सभी प्रमुखों के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि है क्या बेटा संविधान में किसी को भी प्रस्तावना की आवश्यकता क्या होती है। अगर प्रस्तावना की चर्चा करेंगे तो दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं प्रस्तावना देखने को मिलती तो हमें वो अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है। अमेरिकी संविधान में इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग किया गया कि प्रस्तावना भी लिखी जानी चाहिए। अब प्रस्तावना है क्या, मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए, प्रस्तावना क्या है, क्यों है और कैसे है। तो बेटा सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कि जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं, उस बुक का पहला पेज होता है। पहला पेज आपको ये बताता है कि इस कंप्लीट बुक में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। पूरी बुक का सारांश अगर किसी एक लाइन से या एक पैराग्राफ पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं तो वह पैराग्राफ है क्या, वो पैराग्राफ प्रस्तावना है। प्रस्तावना के संपूर्ण संविधान को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की कला प्रस्तावना कहलाती है। पूरी बुक को पढ़ने से पहले केवल उसके एक पेज को पढ़ के भी आप ये समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, तो वह एक पेज भारत की प्रस्तावना कहलाती है। जब भारतीय प्रस्तावना को देखेंगे तो भारतीय प्रस्तावना का ये पेज है, इसके किनारे की जो आकृति है ये आलेखन का कार्य ये किसने किया था। आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में एग्जामिनर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है और वो थोड़े से अलग से क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो बेटा आप ध्यान रखना, ये जो प्रस्तावना के चारों तरफ इस तरह की आलेखन बनाया गया है, ये जबलपुर के व्यक्ति हैं। कौन बेटा, जबलपुर के व्यक्ति हैं राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया, राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा बनाया गया। और इसमें लिखा क्या, इसमें लिखा है हम भारत के लोग। पहली लाइन बेटा शुरुआत होती है, शुरुआत में सबसे पहले कहा जाता है हम भारत के लोग। जब ऐसी बात कहेगी कि हम भारत के लोग हैं तो संविधान की सभी शक्ति किसमें निहित हो गई, संविधान की सभी शक्तियां निहित हो गई इस शब्द में, जिस शब्द का अक्षर है हम भारत के लोग। ध्यान रखना बेटा, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है। हम भारत के लोगों से अभिप्राय कि संविधान की समस्त शक्तियां, भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां हम लोगों में विद्यमान है, अर्थात भारत की जनता में विद्यमान है। इसके आगे क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में किस तरह की गणराज्य की व्यवस्था की गई है, भारत का गणराज्य कैसा रहेगा। ध्यान रखना बेटा, भारत का गणराज्य संप्रभु होगा, संपूर्ण होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, संविधान में किन किन चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे ही आप संविधान पढ़ेंगे आपको इसके बारे में ब्रीफ पता चल जाएगी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अगर स्वतंत्रता को देखें तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि सभी को सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को राजनैतिक स्वतंत्रता मिलेगी, राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ हर व्यक्ति को अंदर स्वतंत्रता होगी न्याय की, विचारों की, अभिव्यक्ति की, धर्म की और उपासना की, इतनी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, कब बेटा डेट कब है संविधान लागू होने की, संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949, पर इस दिन संविधान पूर्ण नहीं लागू होता, इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। तो ये बेटा पॉइंट्स और रखना, 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये बेटा संविधान था जो संविधान की बुक में लिखा हुआ था। क्वेश्चन बेटा कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी बेटा इस क्वेश्चन का जवाब भी देना होगा आपको। ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो आएंगे, इसके साथ ही साथ इसके 100 क्वेश्चंस और शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जो क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशंस पे मिलेंगे। अगर एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पे शाम को रात में 10 बजे सेशन कराया जाएगा, जहां पे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक्स के भी रहेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान को हम क्या कह सकते हैं। अब देखो बेटा है क्या, संविधान निर्माताओं ने जितनी भी बुद्धि लगाई उन सबका दर्शन और आदर्श संविधान कहीं का है, तो वह क्या कहलाता है, वह प्रस्तावना कहलाती है। अर्थात क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन लिख लो बेटा, भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां कहाँ निहित है। भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां, भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां कहाँ निहित हैं, कहाँ निहित हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया। फर्स्ट नंबर लिख लो बेटा प्रस्तावना, आप लोगों को पता ही होगा। सेकंड नंबर लिख लो संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र व उसके राज्य क्षेत्र, ये बेटा टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। थर्ड नंबर पर डाल लेते हैं राष्ट्रपति, और फोर्थ नंबर पे लिख देते हैं हम लोग प्रधानमंत्री। ये बेटा 4 ऑप्शन दिए, ये प्रश्न है, जल्दी बेटा इसका जवाब दो। तो बेटा इसका जवाब होगा भारतीय संविधान की समस्त शक्तियां कहाँ निहित हैं। तो भारतीय संविधान का जो पहला शब्द कहलाता है वही शब्द सब कुछ सच बताता है, वो शब्द है क्या, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। तो समस्त शक्तियां कहाँ होंगी, समस्त की शक्तियां प्रस्तावना में निहित होंगी, और प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग। अगर भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट को समझे तो भारतीय संविधान न्याय किस तरह की बात करता है, भारतीय संविधान न्याय के बारे में चर्चा करता है, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता किस प्रकार की, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहेगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत कुछ एक्स्ट्रा या ज्यादा नहीं दिया जाएगा और सभी को समान अवसर दिया जाएगा। साथ ही साथ व्यक्तियों को बंधुत्व की गरिमा मतलब भाईचारा बना के ही रखना है। अब चर्चा करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ सकता है भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ है, तब भी आप लगाएंगे हम भारत के लोग, और बेटा लिखा ही ना पहली लगाएंगे क्या, पहली लाइन तो आपको पढ़ी ही ली होगी। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भारतीय संविधान में संविधान की शक्ति किनके पास है। तो संविधान की शक्ति भारत के लोगों के पास है, भारत की जनता के पास है, और जो है क्या हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लिए संप्रभुता जनता ही, संपूर्ण जनता जो है यही जनता जनार्दन है, यही श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान की पहचान किस तरह से कर सकते हैं कि भारतीय संविधान ही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले इस लेटर बेटा अर्थ समझना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति आत्म रूप से स्वतंत्र है। अब इसको पढ़ने के लिए आप इस तरह से पढ़ो बेटा, संपूर्ण स्वयं में प्रभु हैं। जब स्वयं में प्रभु हैं तो अपने देश के आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो, सभी निर्णयों को लेने के लिए देश आजाद रहेगा,
तथा यह किसी का भी गुलाम नहीं रहेगा, किसी की भी बात नहीं मानेगा। भारत के अधीन संपूर्ण संप्रभुता नहीं है, भारत किसी के अधीन नहीं है, भारत स्वतः है। समाजवाद की चर्चा करें तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद कहता है कि समाजवाद दो प्रकार का है, एक सामाजिक और आर्थिक समता के बारे में। समाजवाद किसके? सामाजिक व आर्थिक समता के बारे में बताता। पंथ निरपेक्ष के बारे में, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा। क्या है? राज्य सभी धर्मों की रक्षा समान रूप से करेगा। लोकतांत्रिक तो आपको पता ही होगा, लोकतांत्रिक क्या है? जहां पे व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है। और गणराज्य का मतलब क्या होता है? ये तो पता है ना कि निर्वाचित जो भी देश का शीर्ष पद होगा, क्या देश का शीर्ष पद पे आसीन व्यक्ति होगा, वह निर्वाचित होकर आएगा। वह निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अब भारत का स्वरूप कैसा है? भारत का स्वरूप है संपूर्ण प्रभु संपन्न, अर्थात क्या है? भारत कंप्लीटली डोमेस्टिक स्टेट रहेगा। भारत अपने आंतरिक व बाह्य निष्कर्ष लेने के लिए सदैव स्वतंत्र है या किसी का भी अधीन नहीं रहेगा। समाजवाद क्या है? समाजवाद दो प्रकार से, बेटा चीन का समाजवाद पढ़ेगा, अमेरिकी संविधान पढ़ा होगा। तो भारत में आदर्श समाजवाद की संकल्पना प्रस्तुत की गई, दोनों तरफ से है। पंथ निरपेक्ष, भारत में किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों के लिए समान रूप से अगर डोनेशन दे रहा तो समान रूप से दोनों को समान रूप से ही देखेगा, कोई इश्यूज नहीं होगा। लोकतांत्रिक क्या है? जहां पे व्यक्ति जनता द्वारा चुन के जनता की सेवा करता है, तो लोकतांत्रिक कहते हैं। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब होता है शीर्ष पद पे आसीन व्यक्ति, जो भी व्यक्ति शीर्ष पद पे आसीन है वह जनता द्वारा चुन के आए। अब जनता द्वारा वो डायरेक्ट चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है, इसके बारे में अलग की चर्चा। अगर संविधान के उद्देश्य की चर्चा करें तो संविधान में नागरिक को तीन तरह के वचन दिए गए, एक सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? व्यक्ति किसी भी भेदभाव के हर न्याय नागरिक के साथ समान व्यवहार होगा। अब सामाजिक स्तर पे जितनी भी चीजें चल रही हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से सभी तक प्रदान किया जाएगा। आर्थिक न्याय क्या है? किसी भी नागरिक के साथ आर्थिक कारणों के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, इस आधार पे किसी भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सबके कुछ लॉ एंड कंट्रोल्स हैं। राजनीतिक है, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, समान रूप से हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट की जाएगी, किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया जाएगा। अब स्वतंत्रता क्या है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की समता, किसकी? प्रतिष्ठा की समता और औषध समता। प्रतिष्ठा की समता से क्या आशय है? प्रतिष्ठा की समता से आशय है कि व्यक्ति को प्रत्येक पद पे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई अदर चीज हो, हमेशा प्रतिष्ठा की समानता ही दी जाएगी। अवसर की समता के बारे में एक चर्चा की गई। अवसर क्या है कि अब बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एक एक सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। भाईचारा क्या होता है कि यह दो बातों पर निश्चित करती है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता पर डिपेंड करती है, लेकिन एक रूल्स बनाया गया कि सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा और जो राष्ट्र की एकता अखंडता का सदैव रक्षा करेंगे। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की सदैव रक्षा करेंगे। बंधुत्व हो गया। संविधान को कब अपनाया गया था? जल्दी बेटा आप लोग कमेंट करो। तो संविधान को अपनाया गया था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। डेट याद रखना, अगर इस तरह से नहीं याद है तो 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। डिटेल याद रखना, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद क्या है? संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान को लेके केस कौन कौन से बनते हैं, कि अभी तक कौन कौन से केस के लिए गए। एक बार बेटा चलते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स के बारे में, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग बेटा कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं आपके हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था करा दूंगा। ये हैंड रिटन नोट्स बेटा बहुत ज्यादा प्यूरिफाई नहीं है, बहुत ज्यादा मॉडिफाइड नहीं हुए हैं, पर हाथ से बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स की एक नॉर्मल सी फीस रखी जाएगी, क्योंकि बेटा देखो अभी क्या है, अभी मेरा एक उद्देश्य है कि मैं पहले कुछ धन कमाऊं। ठीक है, सच बता रहा हूँ, मैं अपने उद्देश्य से कोई भी कभी छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि पहले मैं कुछ धन कमाऊं, कुछ कैश कमा लूं, और इस कैश के बल पे मुझे एक डिजिटल बोर्ड लेना है। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मकसद है अभी एक डिजिटल बोर्ड लेना और एक प्रॉपर टीम को सेटअप करना और
जितना भी पैसा आएगा बहुत ज्यादा घर पे नहीं रखना है, सारा पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करना है और इन सभी के लिए धन की जरूरत है। तो अभी जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ पेड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को दे सकूँ। अगर आप लोगों में से किसी के पास धन ज्यादा है या कोई चाहता है कि इस तरह से हमारी मदद से हमारे साथ तो जुड़ सके, तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं बेटा आप लोगों को अभी मेल कर दीजिएगा theexamsbuddy@gmail.com, वो मेल मैं ही देखता हूँ। उसके बाद जुड़ते हैं धन के साथ, आपका धन मेरी नॉलेज, और आगे बढ़ते हैं। या तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके कर लूंगा। बात करते करते हम सबसे पहले प्रस्तावना पर। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग अर्थात संपूर्ण भारत की जनता के पास सब कुछ है। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य है। भारत में न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार की दी गई? भारत में 3 तरह की न्यायिक चर्चा की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। भारत में स्वतंत्रता किस प्रकार की? 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता किस प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व किस प्रकार से? व्यक्ति की गरिमा की रक्षा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनी रहे। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949, मिति मार्च से शुभ सप्तमी 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, आदरणीय और आत्मनिर्भर। अब देखो इसको लेकर समय समय में केस किया गया, जैसे केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि संविधान सभा के किसी भी भाग का संशोधन नहीं कर सकती, अतः प्रस्तावना के किसी भी भाग का संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद जब केशवानंद भारती केस समाप्त होता है उसके बाद बेरुवाड़ी संघ मामला आता है। बेरुवाड़ी वाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा? केशवानंद भारती केस में अपने पूर्व देखो बेरुवाड़ी वाद मामला 1960 में क्या कहा? इन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि अपना निर्णय बदलकर प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति कार्य नहीं करता है, ना तो संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, ना ही संसद की किसी भी शक्तियों पे अंकुश लगाता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। इसके बाद बेटा क्या होता है? इसके बाद संविधान जो है, संविधान केशवानंद भारती केस के बाद एक LIC केस होता है। क्या बेटा ये याद रखना बेटा? LIC केस। LIC केस के तहत क्या होता है? LIC केस के बाद संविधान इस बात को मानता है तो बेटा ठीक है। अब बेटा देखते हैं कि इसको लेके केस कौन कौन से हुए और केसेस को बेटा लिख लीजिएगा। देखो मैं आप लोगों को कोशिश, देखो मैं भी ज्यादातर चीजें खुद ही लिख रहा हूँ, तो आप लोग बेटा लिख लीजिए। एक बेटा केस होता है बेरुवाड़ी संघ मामला। कब होता है? ये होता है 1960 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो उस पर संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद केशवानंद भारती केस होता है। कौन सा बेटा केस? केस का नाम याद रखना, केशवानंद भारती केस। कब होता है? 1973। और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववत निर्णय को ही परिवर्तित कर देता है और निर्णय चेंज करके कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। लिख लो बेटा यहाँ पे क्या है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। क्या बेटा? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और इसे हिस्सा है, साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया था कि संसद इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या इसने एक लिमिट लगाया कि संसद इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। और परिवर्तन कैसा नहीं होगा? ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जिससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित हो। अभी मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई थी। मूल ढांचे का निर्णय कौन लेगा? वो लेता सुप्रीम कोर्ट। अब संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो ऐसा संशोधन होगा कि जिससे मूल ढांचे का परिवर्तन ना हो। केशवानंद भारती के बेरुवाड़ी संघ 1960 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में कहता है कि संविधान प्रस्तावना का अभिन्न अंग है, परंतु इसमें परिवर्तन केवल तभी पॉसिबल है जब संविधान का मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो।
केशवानंद भारती केस के बाद बेटा ध्यान रखना इंदिरा गांधी केस, कौन सा बेटा, इंदिरा नेहरू गांधी का केस 1975। इसमें बेटा लोकतंत्र के मूल ढांचे के हिस्से के बारे में बताया गया और बताया गया कि प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक मूल्य बदले नहीं जा सकते। क्या बेटा बताया गया, जो प्रस्तावना में वर्णित मूल धातु, इसमें बेटा बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक, बेटा ध्यान रखना, लोकतांत्रिक मूल्य बदले नहीं जा सकते, मूल्य बदले नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अर्थात आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं परंतु कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा जो संविधान का मूल बिंदु चेंज कर दे, संविधान के मूल पॉइंट्स को चेंज कर दे। थोड़ा इस तरह से था। वर्तमान समय की अगर चर्चा करें, वर्तमान समय में क्या बात है, केशवानंद बेरुवाड़ी संघ मामला में क्या कहते हैं, बेरुवाड़ी संघ मामला में यह निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, परंतु केशवानंद भारती केस में निर्णय आ गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और इसके बाद बेटा इसमें एक बार संशोधन भी किया गया। कब संशोधन किया गया, इसमें एक बार केवल संशोधन होता है, वो बेटा संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या बेटा होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में एकमात्र संशोधन होता है। और इस संशोधन के साथ कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके साथ ही साथ एक लेटर को थोड़ा सा चेंज किया गया, वो था कि पहले राष्ट्र की एकता पढ़ते थे, अब राष्ट्र की एकता में राष्ट्र की एकता व अखंडता हो गया, राष्ट्र की एकता व अखंडता। क्या है, अब बेटा सेंटेंस कैसे बना, पहले था संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य बना, अब संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द इस तरह से जोड़ा गया। 3 पहला शब्द क्या है, समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या, अखंडता। अखंडता को कहां जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। ये बेटा संविधान का प्रारूप था कि संविधान किस तरह से रहा, संविधान में कब संशोधन हुआ। अच्छा, इससे संबंधित लगभग 100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई गई है जो आप लोगों को वर्तमान समय में कहां से मिलेगी, अगर आप हमारे एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं तो मिल जाएगी, या रात 10 बजे हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, उसके बारे में। आइए वो छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते। क्या आता है, हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, प्रस्तावना को ब्रीफ समझने की कोशिश की, साथ ही साथ समझा इसमें अभी तक एकमात्र संशोधन किया गया, वो संशोधन कब था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। केशवानंद भारती केस क्या हुआ, इसके बाद इसकी कुछ आलोचनाओं के बारे में समझ लो। आलोचना या नकल की गई है। आलोचना ये कहते हैं कि सबसे पहली बात जो हम लोगों ने मूल धारणा पढ़ी थी कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना अभी तक हम लोगों ने देखा कि अमेरिकी संविधान से ली गई है, अमेरिकी संविधान के साथ इसका जो प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था। क्या बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसकी भाषा के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। इसमें पहली पंक्ति अमेरिकी संविधान से, शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया। तो एक आलोचना लोग ये करते हैं कि नकल से की गई है, इसमें खुद का कुछ नहीं है। यहाँ बेटा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बताया गया। समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि 1991 से हम लगातार पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग पैसे वालों को ही अमीर बना रहे हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि पंथ निरपेक्ष का आशय होता है कि राज्य का कोई भी पंथ अर्थात धर्म नहीं होगा। लेकिन क्या है, पाश्चात्य मान्यता के अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। पहले हम लोग सर्वधर्म समभाव को मानते थे कि सभी धर्म समान है, लेकिन धर्म को मानते थे। इसी के साथ है ये गैर परिवर्तनीय है। संविधान में अनुच्छेदों की बात परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस पॉइंट्स के बारे में भी इश्यूज क्रिएट है। ये कुछ आलोचनाएं, इन आलोचनाओं को आप हटा दीजिए। अब भारतीय संविधान जो है, पूरा का पूरा भारतीय संविधान ये दर्शन और पर निर्भर करता है, ये आलोचनाओं से परे संविधान है। भारतीय संविधान की आलोचनाओं के बावजूद प्रस्तावना संविधान का विशेष रूप उल्लेख करती है। यह संविधान का दर्शन है जो हमारे संविधान निर्माताओं के सपने और आकांक्षाओं को दर्शाता है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत और राष्ट्रीय दिशा को परिभाषित करता है। तो ये भारतीय संविधान था। संविधान को एक बार हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं, इसके बाद संविधान के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। क्या सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा
आज की सेशन स्टार्ट होता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तरह से बनती है, कि भारत के संविधान कौन कौन से, भारत के संविधान में प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना वह प्रारूप है जिस आधार पर कोई भी बुक पढ़ने के लिए हमें पहला पेज इस बारे में बता देता है कि पूरी बुक में क्या, उसी तरह प्रस्तावना पढ़ने से आप पूरे भारतीय संविधान को समझ सकते हैं, भारतीय संविधान का निचोड़ है। अब इसमें मुख्य 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा की, फिर राज्य की प्रकृति के बारे में, फिर इसके उद्देश्यों के बारे में और अपनाने की तिथि। अपनाने की तिथि तो आपको पता हो गया होगा, क्या है बेटा, 26 नवंबर 1949। संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। संविधान की प्रकृति किस प्रकार से, विवरण किस प्रकार से, उनको देखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसमें बेटा पहली लाइन अमेरिका के संविधान से और शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव शामिल करके भारत की प्रस्तावना बना ली गई। अब भारत की प्रस्तावना बनने के बाद फिर हम लोगों ने इसके लेखन के बारे में पढ़ा। इसका ये जो अलंकार बनाया, जो अलंकृत किया है, ये कार्य राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा किया गया। राम मनोहर सिन्हा जी क्या, ये जबलपुर के थे। साथ ही साथ इसमें संविधान की एक एक लाइन्स के बारे में पढ़ा कि एक एक लाइन्स को समझने की कोशिश की कौन कौन से हैं। अगर आपके मन में कोई इशूज, कोई पॉइंट्स, कोई क्रिएशन बचाओ, थोड़ा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो लोग एप्लीकेशन पर जुड़ रहे हैं आप लोग बेटा तो डायरेक्ट ही मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के एप्लीकेशन के नीचे एक शायद चैट करके ऑप्शन आता है, उससे आप कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नए से नए जनरल, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद।